हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। तो बच्चे आज हम यूजीसी नेट में जो एक सेक्शन आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। सो यू ऑल नो आपके पेपर 1 में डिफरेंट सेक्शंस में से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया। सो उसी के अकॉर्डिंगली देयर इज वन मोर टॉपिक दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। अब teaching aptitude is such an interesting topic because this is going to judge कि जो आप जिस प्रोफेशन में बच्चे आप सब एंटर होने वाले हो, आपको उसकी कितनी बेसिक नॉलेज है ना। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी भी टफ नहीं होते, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी दैट कि जो आप करने वाले हो इन एक्चुअल, जो मेथड ऑफ टीचिंग आप लाइफ में फॉलो करने वाले हो, ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए आपने क्वेश्चन के आंसर करना होता है। सो अप्रोक्सीमेट 4 to 5, 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन में से। तो अगर आपका होल्ड अच्छा है ना, यू हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक, तो ये मार्क्स आपके लिए बहुत इजी होते हैं गेन करने के लिए, बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड में रेयरली किसी का क्वेश्चन का आंसर गलत होता है। और इसमें जो हमने आंसर करना होता है ना बच्चे क्वेश्चन, वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस आल्सो इन वन ऑफ द लेक्चर जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है। प्लस इन दिस लेक्चर आल्सो आई विल शेयर द क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सो आफ्टर सीइंग द क्वेश्चंस यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू आंसर अ क्वेश्चन। आपको ना एक रैशनल टीचर की जगह पे रह के सोचना होता है कि व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन आई शुड फॉलो अगर ये सिचुएशन आई, ठीक है। बिकॉज वहां पे पूछते हैं कि अगर इंट्रैक्शन इंक्रीज करनी है तो विच मेथड इज बेटर। मेथड ऑफ टीचिंग्स बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में, बिकॉज वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग्स होते हैं ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेक्चर मेथड, सेमिनार मेथड। सो मेथड्स में से भी क्वेश्चन आते हैं, प्लस देयर आर सर्टेन अदर पैराफेरीज ऑल्सो जिसमें से हम क्वेश्चन पूछते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सो टीचिंग एप्टीट्यूड में बच्चे सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप लोगों की नीड्स को अटेंड करते हो, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स को, ठीक है, एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली आप कुछ इंटरवेंशंस बनाते हो। इंटरवेंशंस करते हो मतलब कि आप जैसे लोगों से क्वेश्चन करते हो, एक टीचर क्या करता है, क्वेश्चनिंग करता है, ही लिसन्स टू देम, ही और शी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कुछ फिनोमिना को एक्सप्लेन करना, ठीक है। दीज आर द इंटरवेंशंस जो कोई भी एक टीचर करता है। इंटरवेंशंस यू कैन से एक्शंस विच अ टीचर परफॉर्म, डेमोन्स्ट्रेट करना, ठीक है, किसी की कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करके, ठीक है, टेस्ट करना, उनको परसुएड करना कि वो लर्निंग करे, ठीक है, उनको डिस्कशन के लिए कोई टॉपिक दे देना, असाइनमेंट के लिए कोई टॉपिक दे देना, मतलब डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट अ स्टूडेंट डिमांड्स, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली आपने अपने लेक्चर को, सारी चीज़ों को मोल्ड करके उनको लर्न करवाना, ठीक है। लर्न इन द सेंस कि वट एवर यू वॉन्ट टू टीच देम, ठीक है, उनके नीड्स के अकॉर्डिंगली उसको ध्यान में रखते हुए फिर अपना मेथड ऑफ टीचिंग चूज करना जो भी आपने करना है, सो दैट कि वट एवर इज द टारगेट जो आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव हो जाए। और ये स्टूडेंट टीचर दोनों की अंडरस्टैंडिंग से होता है, ठीक है। सो जब भी हम बच्चे टीचिंग करते हैं ना, तो एक यूनेस्को है 2004, उन्होंने टीचिंग की कुछ मेन कॉमन करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। जैसे टीचिंग रेलेवेंट होनी चाहिए, जो कंटेंट है ना, हम ना जब भी करिकुलम बनाते हैं ना किसी चीज का, करिकुलम मतलब जब हम एक पूरा प्लान बना रहे हैं, कोर्स ऑफ एक्शन बना रहे हैं, वो बड़ा रेलेवेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिमांड। जैसे अगर आपने किसी को पढ़ाना है, इफ योर कंटेंट इज नॉट रेलेवेंट टू द टॉपिक, तो फिर उसका बच्चे कोई यूज नहीं है। सो रेलेवेंस होनी बहुत जरूरी है, और आपने बहुत सफिशिएंट टाइम भी डिवोट करना है, ठीक है। यू शुड हैव अ सफिशिएंट लर्निंग टाइम। सो तभी आपको पता है जब टीचिंग में करिकुलम बनाया जाता है ना, कोई भी यूनिवर्सिटीज जब सिलेबस बनाती हैं, फिर उसके बाद कॉलेजेस जब अपना करिकुलम बनाते हैं, वो ना टाइम फ्रेम में डिवाइड कर देते हैं, इतने टाइम फ्रेम में ये पार्ट्स कवर होंगे, बिकॉज यू शुड हैव सफिशिएंट टाइम। और आपकी जो टीचिंग है बच्चे, वो बड़ी स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए।
ऐसी प्लान करो ताकि आपका जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो आपके साथ इंगेज रहे, आप भी मॉनिटर कर पाओ व्हाट ही और शी इज डूइंग, फीडबैक भी लो उनसे, ठीक है। और आप जो क्लासरूम जहाँ पे आप पढ़ा रहे हो उनको, ठीक है, या जो भी इन्वायरमेंट में यू आर टीचिंग, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, वो बड़ा कंड्यूसिव होना चाहिए। कंड्यूसिव मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे स्टूडेंट और टीचर के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो रिस्पेक्ट वाला हो, ठीक है। द वर्क विच यू आर डूइंग वो प्रॉपरली टास्क ओरिएंटेड हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टीचिंग समवन, तो आप ऐसा क्लासरूम हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहाँ पे हेल्दी डिस्कशंस हो। सो समटाइम्स आपके पेपर में ना ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि यूनेस्को वाली जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो आपको ये 4 जो है हेडिंग्स वो अपने दिमाग में रिटेन करके रखनी है। दैट टीचिंग शुड बी रेलिवेंट, सफिशिएंट लर्निंग टाइम शुड बी देयर, ठीक है, टीचिंग शुड बी स्ट्रक्चर्ड और कंड्यूसिव क्लासरूम। सो जो क्वेश्चंस है ना वो कई बड़े जनरल नेचर के भी आते हैं और कई ऐसे आपको करेक्टरिस्टिक ओरिएंटेड भी होते हैं। बस आपको आंसर करना है ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसमें बच्चे कोई फॉर्मूला नहीं है डीआई की तरह, है ना, या कोई चीजें आपको दिमाग में रिटेन करके रखनी है कि इन्वायरमेंट में जैसे है, हायर एजुकेशन में जैसे है। ये तो जैसे रिसर्च में भी आपको ध्यान में रखना होता है कि क्या हमारा टाइप 1 एरर है, क्या हमारा टाइप 2 एरर है, नथिंग लाइक दैट। Teaching aptitude is such a section which you have to answer very logically, ठीक है। सो कुछ चीजें आएंगी जो आपको दिमाग में रिटेन करके रखनी है, जैसे दिस इज वन ऑफ देम कि जो यूनेस्को ने, ठीक है, एंड स्ट्रीम्स ने जो करेक्टरिस्टिक्स बोली हैं। अदरवाइज द मैटर इज वेरी रेलिवेंट। आपको जो मेजर जो फोकस करना होगा ना, द टॉपिक विच आई विल कवर विद यू ऑल्सो, दैट इज मेथड्स ऑफ टीचिंग। That is very important because on a general basis you all know what is lecture method, what is seminar method, but वहाँ क्वेश्चन ट्विस्ट करके आता है जहाँ पे आपको लग रहा होता है ये भी सही ऑप्शन है वो भी सही ऑप्शन है, then in that case you should have the clarity of thoughts, बिकॉज जिसकी बच्चे थॉट्स की क्लैरिटी होगी ना उसको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि अगर आपसे जैसे पूछ लिया कि आउट ऑफ दीज 4 मेथड्स किस में स्टूडेंट ज्यादा इंगेज रहेगा, ऑडियो विजुअल मेथड, लर्निंग मेथड, तो कई बिना सोचे समझे आंसर कर देते हैं कि इसी में इंगेज रहेगा। नो, आपको आंसर करना है डिपेंडिंग अपॉन किसमें स्टूडेंट की किस मेथड में उसकी ज्यादा पार्टिसिपेशन हो रही है, जिसमें वो थ्रू आउट द टाइम इंगेज्ड है, रेदर देन ओनली लिसनिंग द लेक्चर वट एवर द टीचर इज गिविंग, है ना। तो आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन के आंसर करने हैं लॉजिकली। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आपको लॉजिकली चलना है, देन यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी। चलो, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। नाउ बच्चे जो टीचर्स हैं ना वो ऐसे होने चाहिए जिनके जो वो सब्जेक्ट टीच करने वाले हैं, ठीक है, या जो भी मैटर विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू देम कि यू हैव टू टीच इट, उसमें उनकी मास्टरी होनी चाहिए, ठीक है। उनकी वर्बल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज ये भी एक बच्चे एक ऐसा प्रोफेशन है, ये तो बल्कि इनफैक्ट आई विल से वन ऑफ द मेन ऐसा ही प्रोफेशन है जिसमें सबकी टीचर्स की एग्जीक्यूशन डिफरेंट होती है ना। तभी आपको किसी टीचर से बड़ा अच्छा समझ आ जाता है वही चैप्टर, और किसी से आपको लग रहा होता है हाय ये क्या है, ये क्या उर्दू है ना। तो आपको क्यों अच्छा लगता है किसी टीचर का पढ़ाया हुआ कि आपको जब समझ आ जाता है, बिकॉज दैट टीचर पर्टिकुलर हैज अ गुड सब्जेक्ट नॉलेज, तो है ही है, वो तो दूसरे वाले को भी है ही है, बट द वे यू टीच दैट मैटर्स द मोस्ट। आपको ऐसे पढ़ाना है अपने स्टूडेंट्स को दैट यू आर मोटिवेटिंग देम एट द सेम टाइम कि वो आपके साथ इंगेज रहे, पॉजिटिविटी से पढ़े, फिर आप उसका पूरा लेक्चर उस टीचर का ध्यान से सुनते हो, चाहे वो 3 घंटे पढ़ा रहा है लगातार चाहे 4 घंटे, और किसी के लेक्चर में आप 20 मिनट्स में बोर हो जाते हो एंड आपका जो ध्यान है वो इधर उधर डेविएट होने लग जाता है ना। तो टीचर्स शुड हैव अ गुड सब्जेक्ट, जो आप कह सकते हो मैटर की मास्टरी, और वर्बल इंटेलिजेंस बहुत होनी चाहिए। वर्बल इंटेलिजेंस होता है व्हेन अ स्टूडेंट कम्युनिकेट विद यू ना अबाउट दैट सब्जेक्ट मैटर। कई बार बच्चे आपसे घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हाउ यू आंसर द स्टूडेंट दैट मैटर्स द मोस्ट, ठीक है। बिकॉज ये चीज ना रिसर्च ने भी आइडेंटिफाई करी है कि आपका कंटेंट बड़ा मैटर करता है ना। बिकॉज स्टूडेंट्स को ना बच्चे हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग जो है ना रिक्वायरमेंट होती है।
मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बड़ा मैटर करता है, और इसलिए आप किस मीडियम से पढ़ा रहे हो वो आपको स्टूडेंट्स की प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहिए। इफ यू आर टीचिंग टू सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, जब आपको पता है कि उनको इसकी वैसे प्रायर नॉलेज है, जैसे आप फ्यूचर में मास्टर्स लेवल पे भी स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे, ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ाओगे। नाउ यू ऑल नो ग्रेजुएशन वाला बच्चा अभी अभी +2 से आया है ना, फ्रेश बच्चा है अभी वो, अभी उसको उतनी हैबिट नहीं है ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंगली पढ़ने की, कि नाउ ही और शी इज सपोज टू अटेम्प्ट लॉन्ग, अब कंटेंट पे बड़ा उनको फोकस करना है। बट जब आप मास्टर्स में पढ़ा रहे होते हैं आपको पता होता है कि इस बच्चे को ऑलरेडी बेसिक नॉलेज सब कुछ है, तो आपका ना टीचिंग का पैटर्न भी फिर चेंज हो जाता है। तो उसमें यही है कि रिसर्च हैज ऑल्सो यू कैन से शोन कि आपको अपने एक अच्छे टीचर को, मतलब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स नहीं कहूंगी मैं, चलो हमारे लिए स्टूडेंट्स कस्टमर्स थोड़ी होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स आपको अपना जो पूरा स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो आपको चेंज करना पड़ता है। इफ यू विल नॉट चेंज, ठीक है, देन यू विल हैव अ प्रॉब्लम। आपको क्वेश्चंस में भी ऐसे ही आएगा, तो वहां पे ना वैसे मत आंसर करने लग जाना। अगर आप थोड़े नेगेटिव नेचर के हो या ऐसे हो कि मैं तो ऐसे करूंगी, मैं तो डांट देती हूँ बच्चे को, मैं तो ये कर देती, ठीक है, वैसे मत करना, ठीक है। आपने आंसर करना है उसके अकॉर्डिंगली जो एक रैशनल टीचर को करना चाहिए। तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, ठीक है, और उन ऑब्जेक्टिव्स को ना आपको एनालाइज करना है। अगर आप प्लान्ड तरीके से पूरा सोच के पढ़ाओगे ना, देन यू विल बी एबल टू अचीव सक्सेस। द स्टूडेंट विल ऑल्सो बी सेटिस्फाइड विद यू एंड यू विल ऑल्सो बी सेटिस्फाइड। बिकॉज आप अगर स्टूडेंट को पहले ही बता दोगे इस मंथ में ये टॉपिक्स होंगे, ऐसे हम चलेंगे, इस डेट पे आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है, दिस विल बी द वे ऑफ टीचिंग, दिस आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, मतलब अगर पहले से ही आप सब कुछ क्लियरली डिफाइन कर दोगे, देन द स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप विल बी मोर स्ट्रॉन्ग एंड द पर्सन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वट एवर यू आर गोइंग टू टीच हिम और हर, ठीक है। सो क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। So these are the nature and characteristics of teaching. कि एक टीचिंग की सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक ये होनी चाहिए कि आप गाइडेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। देयर शुड बी इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। अभी हम पहले बड़ा बेसिक सी चीज पढ़ रहे हैं बच्चे, सो दैट आपका इस टॉपिक का बेस बन जाए। बिकॉज बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, फिर आगे की बिल्डिंग अपने आप कंस्ट्रक्ट हो जाती है। एंड ऑनेस्टली वट एवर द बेस आई एम गोइंग टू टीच यू, जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपको वो आगे वाले पार्ट भी फिर इतने ईजी लगेंगे। ये एक आर्ट है जिससे यू गिव नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। अब हर किसी का पढ़ाने का डिफरेंट तरीका है ना। आपने अगर रियल आर्ट सीखनी है ना पढ़ाने की, तो आजकल किंडरगार्टन वाले टीचर्स को देखा करो। आजकल इतने इनोवेटिव मेथड्स आ गए हैं वो टॉडलर्स को सिखाने के, पोएम्स, नंबर्स, है ना। दे थिंक अबाउट न्यू एंड वेरियस इनोवेटिव मेथड कि अब मैं इस चीज को ऐसे सिखाती हूँ। द सेम थिंग यू शुड फॉलो while you're teaching at, I can say, college level also। स्टूडेंट की बेसिक साइकोलॉजी क्योंकि कभी चेंज नहीं होती। अगर आप किसी बच्चे को कोई टॉपिक समझाने के लिए यू आर यूजिंग केस स्टडी काइंड ऑफ अ मेथड्स ना, तो स्टूडेंट विल ऑल्सो लाइक यू एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू, यू कैन से, सेटिस्फाई योर सेल्फ। तो आपको भी, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल पे टीच कर रहे हो, कॉलेज लेवल पे टीच कर रहे हो, यू शुड हैव द बेसिक आर्ट, क्योंकि हर किसी का टीचिंग का मेथड इज गोइंग टू बी डिफरेंट। देन ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आपके पास बच्चे, आपने जब पढ़ाना है ना तो इफेक्टिवली पढ़ाना है। आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए सब्जेक्ट पे। अगर आपको ही नहीं कॉन्फिडेंस तो आप फिर कैसे पढ़ाओगे। और टीचिंग इफेक्टिव वैसे वो होती है जो फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल हो। अब कई बार ना ये देखने में आपको करेक्टरिस्टिक्स इतनी इजी लग रही होंगी, बट वहां पे ये क्वेश्चन आ जाएगा, टीचिंग इज फॉर्मल ओनली, इनफॉर्मल, बोथ, ठीक है, ऐसे। तो यू शुड नो बच्चे, टीचिंग इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एंड इट इज अ वे, ठीक है, थ्रू विच यू कम्युनिकेट टू द स्टूडेंट्स। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है विच इज सपोज टू बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स, आपने उसको प्रोवाइड करना है उनको, बट इन इंटरेस्टिंग वे, ताकि वो इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सके। एग्जाम्पल्स लेके आओ अपने पढ़ाने में, है ना, ताकि बच्चे फिर उसको रिलेट करके हमेशा उस चीज को याद रख सके। तो ये नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स है हमारी। एंड नाउ व्हाट इज द बेसिक एम ऑफ टीचिंग। तो बच्चे, मेजरली दीज 5 एम्स आर देयर।
कोई भी टीचर के ये 5 एम्स होंगे। नंबर 1 टीच करना, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टीचिंग ना, अगर लिटरल सेंस में अगर आपको उसका मीनिंग समझना हो, टीचिंग मीन्स जब हम स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंजेस लाना चाहते हैं, ठीक है। देन कंडीशनिंग करना भी आपका एम होगा, जब आप उनकी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, ठीक है। ट्रेन करना भी, जब आप उनके बिहेवियर और कंडक्ट को, द वे दे आर परफॉर्मिंग और रिएक्टिंग, उसको अगर आप शेप प्रोवाइड करना चाहते हो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना चाहते हो आप, जिससे वो नॉलेज एक्वायर करेंगे। एंड दिस टर्म, कई बार ये टर्म ही पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इंडोक्ट्रिनेशन, ये भी टीचिंग का एक एम होता है। एंड बच्चे, इट मीन्स जब आप स्टूडेंट्स को इतना तैयार कर रहे हो कि वो किसी चीज के बारे में अपना बिलीफ फॉर्म कर पाए। जैसे कई बार पता क्या होता है, विच यू शुड ऑल्सो डू जब आप एक टीचर बनोगे, रेदर देन टीचिंग ओनली द बुकिश नॉलेज, यू शुड गिव योर स्टूडेंट सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, है ना। और उनके बिलीव्स को फॉर्म करने के लिए, कि ताकि वो भी किसी चीज के बारे में ओपिनियन या बिलीव बना पा रहे हैं, आप ऐसी एक्टिविटीज रखो अपने स्टूडेंट्स के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बजट अनाउंस हुआ है ना, तो उस बजट का क्या इफेक्ट पड़ेगा फार्मर्स के ऊपर या हमारे बिजनेस क्लास पीपल के ऊपर, यू शुड हैव अ हेल्दी डिस्कशन विद देम, सो दैट वो जब डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो उनका लाइफ में किसी चीज के बारे में बिलीफ बनाना, ठीक है, या ओपिनियन बनाना उनका स्ट्रांग हो जाएगा। सो इंडोक्ट्रिनेशन इज व्हेन स्टूडेंट्स स्टार्ट हैविंग बिलीव्स, ठीक है, जब वो किसी चीज के बारे में अपना भी ओपिनियन और बिलीफ बना पाते हैं। सो ये 5 मेन एम्स है हमारे टीचिंग के, ठीक है। नंबर 1 टीचिंग, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड indoctrination. So indoctrination means when the students have, yeah, you can say they have formed the belief about a certain thing. Now what are the various objectives of teaching, ये अभी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, वही चीज करी हुई है जो हमने पीछे मैंने आपको बताया ना एम, उसी से ये ऑब्जेक्टिव्स बने। टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होगा टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंजेस इन पीपल, है ना। फिर बिहेवियर को शेप करना, नॉलेज की एक्विजिशन, वही सारी चीजें हैं जो अभी पीछे एम में पढ़ाई है। फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, एवरीथिंग इज सेम। अब हम आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग पे। टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन, इसमें आप वेरियस एक्शंस करते हो सो दैट आप अपने स्टूडेंट पीपल के बिहेवियर को, ठीक है, उसके फिजिकल एंड सोशल कंडीशंस जो भी उस टाइम पे चल रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अपने कंटेंट को बना के आप उनको क्या इम्पार्ट करते हो, नॉलेज। एंड दिस इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी ऑल्सो, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपका मेन एम होता है स्टूडेंट की पर्सनालिटी को डेवलप करना, ठीक है, उनको इतना तैयार कर देना ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स में रेगुलरिटी ला पाए, इसको अचीव करने के लिए वट एवर एक्शन दे आर परफॉर्मिंग, एंड दे शुड बी एबल टू कंसेंट्रेट। एंड बच्चे, जो टीचिंग है ना, इट इज सब्जेक्टेड टू एनालिसिस ऑल्सो, ये ना आपको भी बच्चे फीडबैक लेना चाहिए फ्रॉम द स्टूडेंट्स, बिकॉज टीचिंग इज समथिंग विच शुड बी असेस्ड। असेस्ड मतलब कि फीडबैक लेना, असेस करना हाउ यू आर परफॉर्मिंग, सो दैट कि आप फर्दर इम्प्रूव कर पाओ। बिकॉज कई बार मे बी अकॉर्डिंग टू यू दैट इज द बेस्ट मेथड टू टीच देम, बट मे बी स्टूडेंट्स उसको वो मेथड अच्छा नहीं लग रहा, है ना। वो उनको आप बुरे नहीं लग रहे, बट मे बी दे वांट टू चेंज द मेथड ऑफ टीचिंग, दे वांट सर्टेन अदर थिंग्स ऑल्सो। तो टीचिंग को हमें एनालाइज भी करना चाहिए टाइम टू टाइम, नहीं तो बड़ी स्टेग्नेशन आ जाती है। तो ये बेसिक जो हमारी ना कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल का सबसे बड़ा रोल है। द मोर बेटर यू कम्युनिकेट विद योर स्टूडेंट, है ना, द मोर यू विल बी एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव जो भी आपका उस टाइम पे है, कि आपने स्टूडेंट को जो भी इम्पार्ट करने के बारे में सोचा हुआ है। प्लस बच्चे, ये एक स्पेशलाइज्ड टास्क है। जब भी हम कोई एक पर्टिकुलर जगह पे टीच कर रहे होते हैं या किसी भी सिनेरियो में टीच कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास एक सेट पैटर्न होता है कि मुझे ये करना है, ठीक है, जनरल नेचर पे नहीं। आपके कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर उसको अचीव करने के लिए, उसको रियलाइज करने के लिए यू ऑल वर्क। जैसे राइट नाउ ऑल्सो वी ऑल टीचर्स आर टीचिंग यू एंड वी आर टीचिंग सम अदर कोर्सेज ऑल्सो,
But here we are doing a specialized task. What is a specialized task? We have to teach you so that you all people can clear UGC नेट, है ना, आप सबका UGC नेट क्लियर हो जाए, JRF क्लियर हो जाए, तो हमारा ये दिमाग में ध्यान है, तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ा रहे हैं सारे टीचर्स। सो टीचिंग को स्पेशलाइज टास्क होता है हमारा ये। और बच्चे इसमें ना वेरियस मोड्स का कलेक्शन होता है, जैसे हम कंडीशनिंग भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं। कलेक्शन ऑफ वेरियस मोड्स, पता है वो किसकी बात कर रहे हैं? जो ये वाले मैंने आपको बताए थे कि एक जो टीचर होता है ना बच्चे, वो टीच भी करता है, कंडीशनिंग भी करता है, ट्रेनिंग भी करता है, इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करता है, इंडोक्ट्रिनेशन भी करता है ना। तो ये हमारे मेन जो है ना, वो हमारे मेन वो है कि हम ये वेरियस मोड्स को यूज करके अपने स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो आई होप यहाँ तक सबको है ना समझ आ गया होगा। फिर बच्चे जो हमारा टीचिंग होता है ना, हमें पता चल गया कि वो ये सारी चीजें हैं। अब हमारे पास कुछ मॉडर्न कंसेप्ट्स हैं टीचिंग के। ये ना मॉडर्न कंसेप्ट्स माने जाते हैं टीचिंग के, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे फर्स्ट कंसेप्ट इज क्वेश्चनिंग। ये ना आप कह सकते हो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है टीचिंग का। बच्चे जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है ना, जब तक वो क्वेश्चनिंग ना करे, डिस्कशन ना करे, या और मैं कुछ आपको बताऊंगी, तब तक ना हेल्दी टीचिंग नहीं मानी जाती। टीचिंग ना बच्चे एक पैसिव प्रोसेस नहीं है। पैसिव मतलब वन साइडेड, आप बोल रहे हो और बच्चा सिर्फ सुनी जा रहा है। ये ना टू वे होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ से पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। सो इसीलिए टीचिंग में जो मॉडर्न कंसेप्ट में पहला कंसेप्ट आता है, वो क्या आता है? क्वेश्चनिंग। कि एक टीचर को हर एक तरह का क्वेश्चन पूछना चाहिए। इंट्रोडक्टरी नेचर का ही, कई बार ना कोई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले भी टीचर पूछता होता है कि आपको पता है ये, फिर उसको और इनहांस करने के लिए और नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए डेवलपमेंट नेचर का। और कई बार एक टीचर रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन भी पूछता है। ये पता क्या होता है? नाम चाहे रिकैप्चुलेटरी लिखा है, इसका सिनोनियम है मतलब रिपीटेड, समरी वाला चीज। जैसे कई बार टीचर बोलता नहीं है, चलो अब मैंने पढ़ा दिया, अब बताओ ये सारा क्या है, कौन मुझे बताएगा एक लाइन में, कौन बताएगा मैंने अभी तक क्या बताया। मतलब जो आपने ऑलरेडी बता दिया, आप उसको किसी को रिपीट करने के लिए बोल रहे हो, किसी को समराइज करने के लिए बोल रहे हो, है ना। तो एक टीचर हर तरह का क्वेश्चन पूछता है, इंट्रोडक्टरी भी, डेवलपिंग भी, रिकैप्चुलेटरी भी। तो बेसिकली हम क्यों पूछते हैं क्वेश्चंस टीचर्स? ताकि हम आपकी बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेशन करवा पाए, ताकि हमें पता हो कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं। सो ये वन ऑफ द मॉडर्न कंसेप्ट है टीचिंग का, जो आजकल बहुत यूज होता है। देन डिस्कशन करना, है ना। डिस्कशन तो हमें करनी चाहिए। अब मैं ये जो आपको पढ़ा रही हूँ ना, आपको सुनने में लग रहा होगा ये क्या हुआ, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चनिंग करना, डिस्कशन करना, ये तो मुझे पता ही है ना। पता तो सबको बच्चे सब कुछ है, बट जब आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हो ना, पता ही है, तो फिर वहां पे आपको ना सारे ऑप्शन भी पता ही है लगते हैं फिर आपको लगता है ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी आ सकता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ ना कि इस क्वेश्चन को कैसे मोल्ड करके पूछेंगे, तो आपको पूछेंगे एक्टिव पार्टिसिपेशन अगर मुझे चेक करनी है, चेक चेक कि स्टूडेंट की है या नहीं, तो कौन सा कंसेप्ट ऑफ टीचिंग इज मोर रेलेवेंट? वो आपको डिस्कशन भी दे देंगे, क्वेश्चनिंग भी ऑप्शन दे देंगे, और आपको लगेगा यार एक्टिव पार्टिसिपेशन तो डिस्कशन में भी होती है, क्योंकि उसमें एक बच्चा जो है अपने ओपिनियन वगैरह एक्सप्रेस करता है, क्वेश्चनिंग में भी होती है। बट बच्चे दे आर ट्राइंग टू आस्क यू चेक कैसे करते हो, इवेलुएट कैसे करते हो कि वो स्टूडेंट एक्टिव है या नहीं। तो वो हम कैसे टेस्ट करते हैं? सबसे ट्रेडिशनल मेथड टीचर का जो होता है, किसी को भी उठा के, जब उसको लगता है कि उसका ध्यान इधर उधर जा रहा है, चल तू बताओ मुझे, आप बताओ मुझे, है ना। सो क्वेश्चनिंग इज द बेस्ट। एंड सेकेंड जो डिस्कशन पढ़ रहे हैं ना, अगर बच्चे मुझे अपने स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर करने हैं, या उनके ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी को बढ़ाना है कि वो अपने भी ओपिनियन रखें, उसके लिए बेस्ट जो मेथड हमारे पास अवेलेबल है या कंसेप्ट हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज डिस्कशन। ठीक है। सो डिस्कशन से ना बच्चे, हेल्दी डिस्कशन से आप क्या कर सकते हो कि जिससे जो आपके स्टूडेंट्स होंगे ना, वो इनकरेज्ड फील करेंगे, जिससे वो अपने ओपिनियंस को आपके आगे रख पाएंगे फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली। और फिर एंड में ना जो सबने पॉइंट्स रखे होते हैं, उनकी फिर एक समरी सी बना के
ठीक है, आप फिर सॉर्ट आउट करके बता देते हो ये मेन पॉइंट्स हैं। तो डिस्कशन इज अ वेरी गुड मेथड जहाँ पे आपने अपने स्टूडेंट्स के ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी को बढ़ाना होता है, या आपने अपने स्टूडेंट्स के क्या क्लियर करने होते हैं, डाउट्स। अब नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, 4 है हमारे पास मॉडर्न कंसेप्ट। तो थर्ड अब हमारे पास है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन पता है क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन का एक तरीके से मतलब है इसमें, ठीक है, कि हम इंडिविजुअल बेसिस पे भी, ठीक है, ग्रुप बेसिस पे भी हम पता है क्या करते हैं, जो भी टीचर ने पढ़ाया होता है, ठीक है, एक टीचर उसको बच्चे प्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन को। सो इन्वेस्टिगेशन ना हम बोल के भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं। सो इन्वेस्टिगेशन का बेसिकली मतलब होता है जो भी टीचर प्रेजेंट कर रहा है इंफॉर्मेशन, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हेन ही इज ट्राइंग टू सी, जब वो ये देखना चाहता है कि स्टूडेंट्स ने उसको कितना फॉलो अप किया। अब जैसे मैंने आपको कुछ बोल दिया समझाने के लिए, फिर कई बार होता है ना, मैं कुछ चीजों का यूज करती हूँ आपको वो चीज और बेटर वे से समझाने में। मे बी आई विल यूज द व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड टू एक्सप्रेस द थिंग। सो दिस इज इन्वेस्टिगेशन, या विजुअली कोई पीपीटी दिखा के या कोई वीडियो दिखा के। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग इज एक्सप्रेशन। तो जब आप प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करते हो, ठीक है, मतलब जो भी आपने सोचा है मैंने ऐसे पढ़ाना है, ऐसे समझाना है, जब हम उस चीज को करते हैं ना, वो होता है यू आर एक्सप्रेसिंग, आप एक्सप्रेस कर रहे हो चीजें। तो ये हमारे 4 मॉडर्न कंसेप्ट्स हैं जो टीचिंग में आजकल यूज आते हैं। अब बच्चे टीचिंग में ना, ये अब रिसर्च का है ये टॉपिक जो टीचिंग के साथ मिला हुआ है। आपने पढ़ा होगा ना रिसर्च में बच्चे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, और जो दोनों के बीच में लिंक एस्टैब्लिश करता है, ठीक है, जिससे दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो होती है, वो होता है इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली सोचूं, तो बच्चे डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलेंगे? स्टूडेंट को, बिकॉज स्टूडेंट इज डिपेंडेंट अपॉन यू, आपके एफर्ट्स पे, आपके वे ऑफ टीचिंग पे, है ना। आप जैसा उनसे अगर करवा रहे हो तो वो तो वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आप लीनियंट हो तो वो भी लीनियंट होगा। इफ यू आर कमिंग टू लेट टू द क्लास, द स्टूडेंट विल ऑल्सो कम लेट टू द क्लास, बिकॉज वी ऑलवेज, यू कैन से कि हम यही बच्चे चीज फॉलो करते हैं कि टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर हमें उस नेचर से देखना हो ना, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? स्टूडेंट। तो ऑटोमेटिकली टीचर क्या बन जाएगा बच्चे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। उसके ऊपर एक जो हमारा स्टूडेंट है उसका बिहेवियर डिपेंड करता है, क्योंकि एक टीचर ही होता है जो प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, लीड करता है, पूरे के पूरे टीचिंग के प्रोसेस को वही कंट्रोल करता है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? स्टूडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? टीचर। और इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन डिजायरेबल, जो हम लाना चाहते हैं दोनों के बीच में इंटरेक्शन, वो लाने में जो हमें हेल्प करता है, या जो हमें पूरे के पूरे टीचिंग को, गोल को अचीव करने में जो हेल्प करता है, वो होते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। अब जैसे टेचर और स्टूडेंट के बीच में क्या चीजें मैटर करेंगी? इंस्ट्रक्शन जो प्रोवाइड करनी है वो मटेरियल कैसा है, टीचिंग का एनवायरनमेंट कैसा है, टेक्निक कौन सी यूज हो रही है पढ़ाते टाइम, मेथड कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं ये क्या होती हैं? इंटरवीनिंग वेरिएबल। सो इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या हुआ कि दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को जो अफेक्ट करता है वो ये सारी चीजें, ठीक है। सो दैट्स व्हाई फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, एक टीचिंग को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है? नंबर 1, ये तीनों वेरिएबल्स होने चाहिए, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड इंटरवीनिंग, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, मेथड ऑफ टीचिंग कौन सा यूज हो रहा है, आप उस चीज को एडमिनिस्टर कैसे कर रहे हो, हैंडल कैसे कर रहे हो, और सोशल एनवायरनमेंट कैसे, क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके टीचिंग के प्लेटफॉर्म में। तो ये हमारा था सारा का सारा बेसिक पार्ट टीचिंग का, ठीक है। अब मैं पहले आपको क्विकली एक क्वेश्चन डिस्कस करके बताती हूँ, ठीक है। ये 2018 का पेपर है बच्चे, ठीक है।
अब आप जब क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसको हम किसी भी कंटेंट में नहीं बांध सकते बच्चे, टीचिंग एप्टीट्यूड को। ये आपकी जनरल नॉलेज पे डिपेंड करेगा, योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोफेशन। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो सब, विच, ये 2018 जुलाई के पेपर में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। और नीचे ए से लेके एफ तक कुछ स्टेटमेंट्स दी थी और आपको बोला था। अब बच्चे इसमें ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स जो है वो नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स बता रही है टीचिंग के, बट आपको बेस्ट वाली पिक करनी है। और नीचे अगर ऑप्शन से देख के आपको पता चल रहा हो तो आपको 3 पिक करनी है, 3 ऐसी स्टेटमेंट्स जो आपके टीचिंग के ऑब्जेक्टिव और नेचर को डिफाइन कर रही है। तो एक बार ये रीड करो सारी स्टेटमेंट्स। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटेग्रली रिलेटेड, ये दोनों रिलेटेड है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। Concern of all teaching is to ensure some kind of transformation in students. All good teaching is formal in nature. अगर अभी आपने मेरा लेक्चर सुना है ना आज का, तो मैंने देखो आपको अभी बताया ही था ना कि अगर वहां पे आ गया टीचिंग इज ओनली फॉर्मल, वो गलत हो सकता है। देखो वो किसी और क्वेश्चन का भी पार्ट है। टीचिंग बच्चे, गुड टीचिंग जरूरी नहीं है वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल भी। इनफैक्ट बच्चे जब आप भी टीचर्स बनोगे ना, कई बार हमें अपने स्टूडेंट्स के साथ इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी बनाना पड़ता है। मैं कोई मशीन थोड़ी हूँ आके बस दीवारों को देख के बेंचेस को देख के पढ़ा के चले जाओ, है ना। आप बच्चों के साथ इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी डेवलप करते हो। यू शेयर योर सर्टेन पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद देम, यू अंडरस्टैंड देयर पर्सनल प्रॉब्लम समटाइम। तो डी तो देखो मुझे फॉर श्योर पता है गलत है। और आपको पता है यूजीसी में पेपर को सॉल्व करने के लिए एक ये स्मार्ट टेक्निक भी होती है। ये मेरी स्मार्ट टेक्निक है जो मैं हमेशा बताती हूँ, जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, ये मैंने आपके साथ रिसर्च में भी वैसे शेयर करी हुई है। तो मेरी आवाज से देख के तो पता चल ही गया होगा ये रिसर्च वाले मैम ही हैं हमारे, है ना। तो बच्चे जब हम वो करते हैं ना, कोई हमें ऑप्शन फॉर श्योर पता हो कि ये गलत है, बाकी चाहे पता ना हो कि ये ठीक है कि गलत है, तो वो जिन जिन ऑप्शंस में आ रहे होते हैं वो तो बच्चे स्ट्रेट अवे हमारे उसमें से बाहर हो जाते हैं। अब जैसे डी फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, डी फोर्थ में भी आ रहा है, तो मुझे पता है फर्स्ट और फोर्थ तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑल गुड टीचिंग इज नॉट ओनली फॉर्मल, इट इज इनफॉर्मल ऑल्सो। ठीक है, ई क्या है, अ टीचर इज अ सीनियर पर्सन है। ये भी लाइन देखो कैसी सी है ना, जरूरी थोड़ी सीनियर पर्सन ही हो टीचर। क्यों, आप फ्रेशर्स नहीं ज्वाइन करोगे। ई भी अगर आपका थोड़ा बहुत दिमाग चल रहा है, गलत गलत सही है, ये भी नहीं हो सकता। तो अगर आपको पता है ई भी नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन भी गया रेस से बाहर, फोर्थ तो गया ही था रेस से बाहर, रही हमारे पास क्या गया, थर्ड ऑप्शन। वैसे भी थर्ड ही है। थर्ड में देखो ए सी एन एफ आ रहे हैं, और अगर आप सारी स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ोगे, ए सी एन एफ ही बेस्ट नेचर और टीचिंग का ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटेग्रली रिलेटेड, ये रिलेटेड है, बट हम ये थोड़ी कह सकते हैं इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो बी तो हो ही नहीं सकता था। कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू एंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स, यस, आप चेंजेस लाना चाहते हो ना स्टूडेंट्स के बिहेवियर में। ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर, तो मैंने पहले ही बता दिया था ये ऑप्शन रॉन्ग है, ई भी रॉन्ग है। एफ इज टीचिंग इज अ सोशल एक्ट whereas learning is a personal act, ट्रू। जब हम पढ़ाते हैं ना बच्चे, वो एक सोशल एक्ट है, और लर्न करना पर्सनल एक्ट है व्हेन यू आर लर्निंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था थर्ड। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, दो हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है, देन फिर मैं आपके साथ लेटर ऑन एक और क्वेश्चन होगा जो डिस्कस करूंगी एंड में। So which of the following learner characteristics is highly related to effectiveness of teaching? चलो इस पे हम बाद में ही आते हैं, ठीक है, पहले मैं आपको पूरा पढ़ा देती हूँ ना, फिर हम बाद में आते हैं सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पे। तो आज मैं आपके साथ 3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। आए तो 5 क्वेश्चन थे, बट डिपेंडिंग अपॉन वट एवर वी हैव कवर्ड इन टूडेज लेक्चर, तो मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन रखे,
जो लास्ट का लेक्चर होगा ना, थर्ड लेक्चर टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो उसमें हम पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड में बच्चे मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें आपका जो कंटेंट है उसमें ये नहीं होता कि आपको कोई लर्न करना है, ये मैटर है वो मैटर है। आपको जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है आंसर करने में, वो हमारा होता है ये वाला पार्ट, मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, सो उस पे आपका बेसिक फोकस होना चाहिए। सो अब हमारा वही स्टार्ट होने वाला है डिटेल में। ये जो बच्चे मेथड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये मेथड पता होना चाहिए कि ये कब यूज होता है। ठीक है, ये मेथड क्या है डिटेल में, क्या इसके यूजेस हैं, कब ये यूज हो सकते हैं। बिकॉज एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से आपको इस मेथड के बारे में, इन मेथड जो भी हम अभी कवर करने वाले हैं, आपको ना और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, सो पेपर में ना ये लेक्चर मेथड या जो डिस्कशन मेथड, ये सारे जो अभी हम वेरियस मेथड्स टीचिंग एप्टीट्यूड के कवर करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये है जो आपके दिमाग में रिटेन होना चाहिए कि अगर ये काइंड ऑफ सिचुएशन है तो कौन सा मेथड प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, सो द सबसे जो बेसिक मेथड होता है फॉर्मल मेथड माना जाता है, या थोड़ा बहुत उसमें हम चेंज भी ला सकते हैं, सेमी फॉर्मल भी माना जाता है, जिसमें एक जो इंस्ट्रक्टर होता है या टीचर होता है, वो जो भी आपको करवाना चाहता है उसको, इवेंट्स को, फैक्ट्स को, प्रिंसिपल्स को, कोई भी प्रॉब्लम को जब वो प्रेजेंट करता है, ठीक है, आपको बताता है, वो लेक्चर मेथड होता है। इससे ना टाइम सेव होता है, बिकॉज एक टीचर ने जो स्टूडेंट को कम्युनिकेट करना होता है वो सारा कर देता है, बट इसमें ना स्टूडेंट की उतनी एक्टिवली बच्चे वो नहीं होती पार्टिसिपेशन, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर दे दिया, बात खत्म। ठीक है, ये एक वन वे कम्युनिकेशन मेथड ऑफ टीचिंग है, नो डाउट। इससे मैं आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड करूंगी, ये काम ऐसे होता है, डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगी कोई चीज। ठीक है, इसमें आप में वर्सेटैलिटी आ सकती है टीचर में, वो जिस मर्जी वे से आपको समझाना चाहे, बट इसमें ना स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन नहीं हो रही है, स्टूडेंट पैसिव ही रह जाएगा, वो खुद स्किल नहीं सीख पाएगा जब तक वो खुद ना करके देखे, क्योंकि इसमें आपने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया ये काम ऐसे होता है, फिर वो आपके ऊपर है। तभी आजकल ना कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है, जैसे कुकिंग से रिलेटेड, बेकिंग से रिलेटेड। एक तो होती है चलो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपने ऐसे करना है, पर जब तक आप खुद नहीं करते ना तब तक आप बेटर नहीं लर्न कर पाते। So lecture method no doubt is a good method when you want to save time, और जब आप अपने अकॉर्डिंगली स्टूडेंट को इम्पार्ट करना चाहते हो नॉलेज। ठीक है, बट it does not, you can say, involve healthy discussion from the student side, उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें नहीं होती, तो इसलिए कुछ केसेस में ये मेथड प्रेफर नहीं किया जाता। सेकेंड इज डिस्कशन मेथड, जो उससे बहुत बेटर मेथड है। ठीक है, बट इसमें फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें आप स्टूडेंट के साथ ना सॉल्यूशंस, जो भी प्रॉब्लम के आपने फाइंड आउट करने होते हैं, आप उनके ऊपर भी थोड़ा छोड़ते हो, उनकी इमेजिनेशन पे भी। बट इससे ना एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट बड़ा इंक्रीज होता है। ठीक है, उसकी नॉलेज, एक्सपीरियंस, सब कुछ हमारा इंक्रीज होता है स्टूडेंट का। और जो वो समझता है ना डिस्कशन मेथड के बाद किसी कंसेप्ट को, वो उसके दिमाग में परमानेंटली फिट हो जाता है, क्योंकि उसने भी तो पार्टिसिपेट किया होता है ना उस चीज को, बेटर वे से अंडरस्टैंड किया होता है। सो नो डाउट ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट जब हमने किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना हो ना, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना हो, और वो ऐसे फाइंड आउट करना हो कि ताकि स्टूडेंट्स के अंदर भी स्किल आ जाए, वो भी प्रिपेयर्ड हो जाए, फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसको खुद इंडिविजुअली हैंडल कर पाए, तो फिर डिस्कशन मेथड से इवन टीचर को भी कई बारी बड़ी नॉलेज मिलती है। ये टीचर के लिए भी बड़ा अच्छा मेथड है, क्योंकि एवरी माइंड इज डिफरेंट, है ना, तो विद टाइम स्टूडेंट्स भी नए नए तरीके के आते हैं, तो उनकी और लर्निंग की हैबिट चेंज हुई होती है, क्योंकि आजकल तो कितने मोड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज हो गए। पहले सिर्फ बुक्स होती थी, है ना, आजकल तो हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस है, तो आजकल का जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो पहले के जो स्टूडेंट होते थे उससे काफी चेंज और मॉडर्न हो चुका है। तो डिस्कशन मेथड दोनों के लिए हेल्पफुल होता है, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए तो है ही। सो पहला मेथड मैंने आपको बताया,
जब हम टाइम सेव करना चाहते हैं, जहां मुझे पता है कि स्टूडेंट को इतनी पहले से ही प्रायर नॉलेज उस चीज के बारे में नहीं है, ठीक है, वो पहली बार ही ये चीज सीख रहा है, तो लेक्चर मेथड इज गुड। बट नो डाउट, चाहे उसको वो पहले नॉलेज भी नहीं है, बट उसके पहले व्यूज तो हो सकते हैं ना अबाउट दैट टॉपिक। तो जब हम उसकी हेल्दी डिस्कशन लेते हैं ना, वो हमारा डिस्कशन मेथड हो गया। फिर है बच्चे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है जो पेपर में आ सकता है। इसमें ना, क्योंकि एक तरीके से जो स्टूडेंट है वो खुद ही लर्न करेगा, आपने उसको एक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन दे दी। जैसे आजकल ना सीडीज या कुछ चीजें आती है, आपने कोई सॉफ्टवेयर सीखना हो तो कोई टीचर लाइव नहीं आपको पढ़ाता, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, पहले ये करो फिर वो करो फिर वो करो, मतलब एक स्टूडेंट खुद ही सीख जाता है, सेल्फ इंस्ट्रक्शन। ठीक है। सो अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो ना, तो आजकल लोग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड भी यूज करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी को कोई कोर्स करवाना है, तो मैंने एक बार इसको रिकॉर्ड करके रख लिया, तो बाद में मैं उसको जिस मर्जी को दे जाऊं, वो खुद ही उसको सुन के कर लेगा। ठीक है। सो इससे एक्सपेंसेस तो इंक्रीज होते हैं, ठीक है, बट इससे एक ये बेनिफिट होता है कि अगर कोई लेट आया है या अगर कोई मेरे उस कोर्स को तब नहीं अटेंड कर पाया, तो वो चीजें वो वाले पर्सन भी फिर सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने चीज को पहले से रिकॉर्ड करके एक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन बना ली है। मतलब कोई भी किसी भी टाइम पे कभी भी सीखना चाहे तो वो सीख सकता होगा। इट विल सेव टाइम, प्लस लोगों को, स्टूडेंट्स को खुद लर्न करने की जो हैबिट है ना, उनकी जो उनकी पावर होती है वो उनकी इंक्रीज हो जाती है। सो अगर आपने स्टूडेंट्स में खुद लर्न करने की कैपेसिटी को डेवलप करना है, तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड इज वेरी गुड, क्योंकि इसमें आप स्टेप बाय स्टेप बता देते हो कि ये आपने करना है। तो ये उसके कुछ फर्दर एडवांटेजेस हैं। ठीक है। Then the next method is the study assignment method, जो आपको भी अपने कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में मिला होगा, जहाँ पे कई बार ना कोई चीज को समझाने के लिए, किसी कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक टीचर मेथड यूज करता है, जिसमें वो अपने बच्चों को बुक्स असाइन कर देता है, रीड करो, ठीक है, रिसर्च पेपर्स के बारे में बता देता है, एक्सरसाइजेस दे देता है प्रैक्टिस करने के लिए। सो स्टडी असाइनमेंट मेथड हमें फॉलो करना चाहिए, जिसमें एक जो इंस्ट्रक्टर है ना, वो बुक्स रीड करना, पीरियोडिकल या कोई प्रोजेक्ट दे देता है करने के लिए। सो इससे उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है, प्लस आप उसके उस वर्क से इवैल्यूएट भी कर पाओगे, ठीक है, कि हाउ ही इज डूइंग इट। इससे आपका जो क्लासरूम का टाइम है वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक जो स्टूडेंट है वो खुद उस मटेरियल को रेफर करेगा और चीज को खुद ही अंडरस्टैंड करके कर लेगा, रेदर देन आप उनको वो कंसेप्ट समझा रहे। जैसे कई बार ना कोई मिलता जुलता टॉपिक होता है तो हम उसको असाइनमेंट दे देते हैं। तो असाइनमेंट ना जनरली बच्चे टॉपिक से पहले दी जाती है, ताकि एक स्टूडेंट को प्रायर नॉलेज हो जाए अबाउट दैट वर्क, उसकी और कवरेज हो सके, उससे ना मटेरियल उसका और एनरिच हो जाता है, कि जो आपने नॉलेज प्रोवाइड करी होती है उस टॉपिक के बारे में, प्लस जो उसने खुद सर्च करा होता है, तो उसका वो और डबल हो जाता है। बट इसमें बहुत केयरफुल प्लानिंग चाहिए होती है, ठीक है, और इवैल्यूएशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आती है फिर, कि किसका बेटर है या किसका नहीं, क्योंकि सबके अलग अलग रिजल्ट होंगे ना। सो एक ऐसा मेथड जिसमें एक टीचर बुक्स, प्रोजेक्ट, रिसर्च पेपर ये सब करने के लिए दे देता है, वो होता है स्टडी असाइनमेंट मेथड। नो डाउट इससे एक स्टूडेंट की जो लर्निंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है बच्चे द ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड होता है बच्चे जिसमें ना जो आपका इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, वो स्टूडेंट के साथ, मतलब आप जो टीचर हो वो स्टूडेंट के साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली डायरेक्टली उसके साथ ही वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं आपको आपकी ट्यूटरिंग अगर कर रही हूँ, मतलब मैं आपको चीज को समझा रही हूँ, मैं पूरा आप पे टाइम लगा रही हूँ, ठीक है, बट मतलब मैं आपकी ना ट्यूटर हूँ उस चीज की, आप मुझसे कोई चीज सीख रहे हो। ये ना जनरली ये पेपर में कैसे आएगा, जब बच्चे कोई हाईली स्किल्ड वर्क सीखना होता है ना, किसी स्टूडेंट ने कोई हाईली स्किल्ड चीज सीखनी है, तो वो ट्यूटर हायर करता है, मतलब जो चीज कॉम्प्लिकेटेड होती है, और इसमें स्टूडेंट की तरफ से बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होती है।
क्योंकि अगर कोई चीज़ मुझे नहीं करनी आती और वो स्किल्ड वाली है, मैंने विदाउट एनी नॉलेज अगर कर ली ना, तो फिर सेफ्टी की प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे लोग बिना देखे एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। जिम में क्यों इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, क्यों वहां पे कुछ इंस्ट्रक्टर्स घूम रहे होते हैं, ताकि आप कोई गलत एक्सरसाइज ना कर लो जिसकी वजह से आपका कोई मसल पुल या कोई डैमेज ना हो जाए, है ना। हम कार भी क्यों किसी इंस्ट्रक्टर से, ट्यूटर से सीखते हैं, जब हमें पहले से नहीं चलानी आती होती। ठीक है, आप कोई यूट्यूब से देख के थोड़ी चलाने लग जाओगे, नो डाउट आप करोगे, बट उसमें बहुत सेफ्टी की इश्यूज आ सकते हैं। तो ट्यूटर मेथड होता है जिसमें एक जो टीचर है, जो इंस्ट्रक्टर है, वो इंडिविजुअल स्टूडेंट के साथ डायरेक्टली मिलके वर्क करता है। एंड देन हमारे पास आता है सेमिनार मेथड। ये एक ऐसा मेथड है, ठीक है, जो किसके ऊपर फोकस करता है। देखो, ट्यूटर में तो आप एक इंडिविजुअल को ही सिखा रहे हो, सेमिनार मेथड उसी का ही एक्सटेंशन है, बट इसमें आप ग्रुप के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, आप एक जनरल गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, नॉट टू अ इंडिविजुअल बट टू अ बिगर ग्रुप। इसमें भी हाईली स्किल्ड चीजें कई बार सीखी जाती हैं। ठीक है, बट इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होता है, स्टूडेंट का भी और टीचर का भी, और आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो अपने स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, उनको बताते हो कि चीज को कैसे करना है या कैसे नहीं करना। बट बच्चे, सेमिनार मेथड में हमेशा ग्रुप को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं ऑन अ सर्टेन टॉपिक। नेक्स्ट होता है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये तो आप सबको पता है कि जब टीचर ना खुद एक्टिवली वो चीज करके दिखाता है कि दिस इज द वे टू डू इट, आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा है पूरा। जैसे कोई कार आपने सीखनी है, तो पहले वो कार वाला इंस्ट्रक्टर ना आपको कार को ना चला के दिखाता है, एक्सप्लेनेशन दे के, सब कुछ करके। ठीक है, तो इसके लिए ना स्पेशल अरेंजमेंट्स भी चाहिए होते हैं हमें। जैसे जो लोग बच्चे एस्ट्रोनॉट बनते हैं, आपको पता है कि ऊपर जो होती है हमारा, ठीक है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ग्रेविटी इन दी स्पेस, वहां पे लोग फ्लोट करते हैं, तो वो डायरेक्टली थोड़ी वहां पे जाके उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। वैसा सेम इन्वायरमेंट ये स्पेस जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां पे क्रिएट किया जाता है, जैसे नासा में वैसे रूम्स बनाए जाते हैं, ताकि उनको ट्रेनिंग पहले हम यहाँ पे प्रोवाइड कर दें, उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दे कोई चीज कैसे होती है, तो फिर वो जाके वहां पे वो चीज करते हैं। जब अगर मैंने आपको कोई चीज करके दिखा दी ना इंस्ट्रक्टर ने, तो इससे ना डैमेज और वेस्ट भी नहीं होता, हमारा टाइम भी जो है वो सेव होता है। सो ये हमारा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट है द बस ग्रुप। अब ये जो तीन रह गए ना लास्ट के, ये एक तरीके से टर्म्स ऐसी हैं जो नाम से ही एक्सप्लेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होती। ठीक है, तो आपको इनको ध्यान से समझना होता है। अब द बस ग्रुप होता है बच्चे, जिसमें जो ट्रेनर्स होते हैं ना पहले आपके साथ ना डिस्कशन करते हैं, आपके इमेजिनेटिव आइडिया सुनना चाहते हैं। उससे उनको आपका पेस पता चल जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो या सारे। वहां से फिर पता करके कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, उनका क्या मूड है और उनकी क्या थिंकिंग है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उनको टीच करते हो। मतलब इसमें ना हम एक तरीके से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जिनको आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, उनमें ओपिनियंस लाना, इमेजिनेटिव आइडियाज उनके क्रिएट करवाने, ये आपका मेन एम होता है। तो आप एक ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देते हो। ठीक है, और कई बार आप उनको बोल देते हो पार्टिसिपेंट्स को कि जो भी आपने किया है अब उसको बताओ कैसे किया है आपने, मैंने कुछ आपको सिखाया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि अब इसको करके दिखाओ। सो दैट आपको पता चल जाता है कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज उस चीज की कितनी होगी है। ठीक है, प्लस जब वो अपने अपने दिमाग यूज करते हैं उसको इमेजिनेटिवली करने के लिए, तो उससे उनकी हेल्दी ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, सो इसी से मिलता जुलता एक और होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब भी हमें न्यू आइडियाज को डेवलप करना होता है ना, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक बड़ी अच्छी टेक्निक है। इसमें आप कुछ लोगों को इन्वॉल्व करके आप उनको बोल देते हो आप कंट्रीब्यूट करो। इसमें टाइम कई बार बहुत ज्यादा लग जाता है। ठीक है, बिकॉज हर कोई पर्सन फिर अपने अकॉर्डिंगली आइडियाज देता है, उसी को कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। मैंने एक्सपर्ट्स बिठा दिए या वो लोग बिठा दिए, फिर उनको मैं बोलती हूँ अपने नए नए आइडियाज जो है वो लेके आओ। तो इससे वो बड़े एनर्जेटिकली कंट्रीब्यूट करते हैं सब, और आप उनके ऊपर फ्रीली छोड़ देते हो कि वो जो मर्जी करें। ठीक है, कि आपने जो भी हमें बताना है वो बताओ।
तो इसमें भी टाइम ज्यादा लगता है, बस ग्रुप में भी लगता है, बट दोनों मेथड ऐसे हैं जिसमें आप न्यू आइडियाज जनरेशन को डेवलप कर रहे हो। ठीक है, अगर दोनों में कोई डिफरेंस पूछे कि बस ग्रुप और ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या डिफरेंस है, सो बस ग्रुप में होता है कि आप एक टाइम तक वेट करते हो, स्टूडेंट्स ने आइडियाज कंट्रीब्यूट करने स्टार्ट किए, फिर उनका लेवल देख के कि वो क्या आपको बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी चीज को स्टार्ट कर देते हो करना। यू ऑल्सो हेल्प देम। ब्रेन स्टॉर्मिंग में होता है पहले आप फ्रीली उनके ऊपर छोड़ देते हो, दे कॉन्ट्रीब्यूट, वो आइडियाज लेके आते हैं और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हो। एंड एक बेस्ट मेथड माना जाता है टीचिंग का रोल प्लेस। होता है ना, अगर आपके टाइम पे स्कूल में अगर किया होगा, जब आपको एलिजाबेथ ये सारा जो आपको वो जो प्लेज होते थे, है ना, इंग्लिश के जो प्लेज होते थे, तो हम रोल प्लेज दे देते थे, तेरा ये रोल है, तेरा ये रोल है। मतलब जब आपको कोई किसी के, अगर आप उसकी जगह पे होते, ठीक है, उस चीज को एक्सप्लोर करके आपको वो पार्ट प्ले करने के लिए जब हम देते हैं, तो इससे पता क्या होता है, when you perform the activity which someone else was supposed to be performed, जब आप उसके रोल में आते हो तो आपको पता चल जाता है और डीपर में वो चीज। सो इसमें ना हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें, डिफरेंट डिफरेंट यू कैन से सेटिंग्स को ना एक ही पर्सन के अंदर करके, ठीक है, उनके अंदर ये आप कह सकते हो कि ये वाली चीज लाके कि अगर, जैसे मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ ना बेटर वे, चलो, कि व्हाट इज रोल प्ले ऑल अबाउट। ये ना बच्चे ट्रेनिंग की एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप एक पर्सन को कोई पार्ट परफॉर्म करने के लिए बोलते हो, और जब वो उस पार्ट को परफॉर्म कर रहा होता है ना, ये एक बड़ा अच्छा एक चीज होती है जिससे उसका ना बिहेवियर जो है वो चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे उस रोल को एज्यूम कर रहा होता है, तो मे बी उसके अंदर काफी जो चीजें हैं वो चेंज हो जाए। सो रोल प्ले अप्रोच एक बड़ा अच्छा एक टेक्निक है व्हेन यू वांट टू इन्फ्लुएंस और चेंज द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। जैसे मैं आपको रोल प्ले में बोल दूं कि कोई, मुझे आपको कोई चीज सिखानी है, पीस लर्निंग या कुछ, तो मैं ऐसे ना एरिया दे दूं डिफरेंट, किसी को कोई वॉयलेंट पर्सन का दे दूं, ठीक है, किसी को बोल दूं किस टाइम पे तूने एज अ मैनेजर एक्ट करना है, किसी को बोल दूं अगर इस केस में इफ यू आर अ वर्कर उसकी तरह एक्ट करना है, तो फिर वो उसी के अकॉर्डिंगली अपने करेक्टर में आके ही और शी टेक्स द डिसीजंस और कंट्रीब्यूट द आइडियाज। सो रोल प्ले एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग है जिससे आप किसी भी स्टूडेंट या पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये अब हमारा आज का लेक्चर था जिसमें मैंने आपके साथ बेसिक टीचिंग डिस्कस करा, कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, प्लस आई थिंक आज के लेक्चर से मैंने आपका थोड़ा बेस बनाया कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कैसे आंसर करते हैं, क्योंकि आपने एक चीज कम में क्रॉस करी होगी कि इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या होना चाहिए, है ना। प्लस इसमें ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिया था, अब हम इस दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर करेक्टरिस्टिक्स इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। कि अगर मुझे टीचिंग की अपनी इफेक्टिवनेस देखनी है तो एक लर्नर की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, मतलब एक जो सीख रहा है उसके अंदर क्या ऐसा होगा जिससे आप जो पढ़ा रहे हो आपकी टीचिंग और इफेक्टिव हो जाएगी। नंबर वन, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, अगर लर्नर को उसके चीज के बारे में पहले से प्रायर एक्सपीरियंस है। एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द लर्नर, अब पेरेंट्स का क्या लेना देना होगा उससे, है ना। पीयर ग्रुप्स ऑफ द लर्नर, लर्नर के फ्रेंड्स कैसे हैं। फैमिली साइज जिससे लर्नर आ रहा है, तो ये चीजें थोड़ी मैटर करेंगी। अगर मैंने किसी को जिसको पढ़ा रही हूँ, मेरी टीचिंग तब इफेक्टिव हो जाएगी अगर मैं जो जिस चीज को पढ़ा रही हूँ ना, उस लर्नर को अगर पहले से उस चीज के बारे में प्रायर एक्सपीरियंस है। तो देखो कितना इजी सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड के। ये तो मैं एक हमेशा लैंग्वेज बोलती होती हूँ, फ्री के नंबर है आपके हाथ में इफ यू यूज योर ब्रेन। अब देखो जो आज मैंने आपको कराया ना मेथड ऑफ टीचिंग, उसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। तो एक बार देखो सब ध्यान से और सोचो इसका क्या आंसर हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड पे मेथड ऑफ टीचिंग लिखा है, राइट हैंड साइड पे लिखा है उन टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स पहले आपके पास होनी चाहिए जिससे आप उस मेथड ऑफ टीचिंग को अच्छे से यूज कर पाओगे, और आपको मैच करना है। चलो सोचो।
दैट्स वाई मैंने आंसर भी नहीं लिखा हुआ है स्लाइड में. यू ऑल थिंक. इसमें ना जो बच्चे सेट नंबर 2 का एक फिफ्थ पार्ट भी है फोर्थ के बाद, यूज ऑफ टीचिंग एड प्रोसीजर के बाद. ठीक है, फिफ्थ पार्ट है थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स. वो ना लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा शिफ्ट हो गया पार्ट. मतलब लेफ्ट सेट 1 में 4 मेथड्स बोले हैं और सेट 2 में मैच करने के लिए 5 ऑप्शंस है आपके पास. फिफ्थ भी है थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स. इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन. लेक्चरिंग किसके साथ मैच होना चाहिए? कंटेंट डिलीवरी इन अ ल्यूसिड लैंग्वेज. ठीक है, जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली लैंग्वेज में जब हम कंटेंट की सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, डिलीवरी. डिस्कशन इन ग्रुप्स, थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स. फिफ्थ, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज. अगर आपको यही पता था ना, अगर बाकी ना पता हो, आपको पता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में मैंने आपको बताया था आइडियाज आते हैं. तो अगर आप ऑप्शन देख रहे होगे ना, सेकंड जो पार्ट थर्ड के लिए जो सेकंड के साथ मैचिंग है वो सिर्फ थर्ड में ही करी गई है. तो आपका वहां से भी आंसर हो जाता है अगर मेरी वाली टेक्निक यूज करो. ठीक है, क्योंकि आपको ना बच्चे मैं ये क्यों बताती हूँ, हमें ना हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी तो करना है. हमें टाइम भी तो सेव करना है ताकि हम वो डीआई रीजनिंग में यूज कर सकें. तो जो चीज सीधी सीधी हो रही है उसमें इतना डिटेल में जाने की क्या जरूरत है. वहां पे आपको वो नंबर देंगे इस चीज का. बल्कि टाइम के बेस पे पेपर दिया हुआ है, रह गया कोई क्वेश्चन तो 2 नंबर चले जाएंगे आपके. ठीक है, सो अगर आपने सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़े थे ना जब मैच करने के बारे में सोच रहे होगे, तो ना साथ साथ नीचे ऑप्शन भी देखते जाते हैं. तो जब आपको पता ही है कि प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज ब्रेनस्टॉर्मिंग में ही होते हैं, तो आप थर्ड पार्ट कर दोगे. यू हैव टू यूज योर ब्रेन देयर. चलो, so that's all for today. Now I will meet you in the next lecture. नेक्स्ट लेक्चर में इन मेथड्स के बारे में मैं और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगी, आपके इतने पक्के कर दूंगी ये मेथड्स में. ठीक है, प्लस वी विल कवर सर्टेन अदर थिंग्स ऑल्सो. एंड देन लास्ट लेक्चर में वी विल कवर ओनली दी क्वेश्चन 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 वाला पार्ट. अप्रोक्सीमेटली जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम डिस्कस कर सके वी विल डू इट. So that's all for today. Have a nice day everyone. Or with at any time you are listening this right now, this lecture.